ये है कि भाई यकीनन शहाबुद्दीन साहब का जैसा यहाँ पर रहा है, काम रहा शहाबुद्दीन साहब ने, क्या है खदमात की हैं, और अब उनकी फैमिली, उनका परिवार आगे बढ़ रहा है, तो उनके साथ मिलकर करके वापसी उन्होंने की है। बीजेपी के ख़िलाफ़ ही हैं यकीनन। तो मैं चाहूँगा कि सिवान के लोगों की जो उम्मीद है, वो जो तरक्की के लिए जो भी हैं उस चीज़ पर काम होना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ तक है कि बीजेपी अपना काफ़ी अपना काबिज तो रहती, अगर हम देखें, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक इमरजेंसी लगी हुई है जो अघोषित इमरजेंसी है। अच्छा। अगर जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की बात नहीं कर पाएंगे, धरने प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अगर कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे जनता के लिए, तो फिर विधायक और सांसद बनने से फ़ायदा क्या होता है। हमारी अगर जनता के ऊपर कोई परेशानी है तो हमारा मकसद बनता है मेमोरेंडम दें, धरना प्रदर्शन। मुस्लिम सियासत जो है ख़ास तौर से उसको दबाने के लिए, उसकी क़यादत को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत काम चल रहा है। और वो जिस तरह से भी अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे इस टाइप मुख्तार अंसारी साहब का मामला हो, शहाबुद्दीन साहब का हो, अतीक अहमद साहब का हो, या बाबा सिद्दीकी साहब का हो, जिस तरह से उनके साथ में इस देश में खुलेआम जो हादसात हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और फिर झूठे मुकदमों में फंसा करके, जैसे आज़म खान साहब को झूठे मुकदमे में फंसा दिया, उनको तानाशाही इस प्रदेश के अंदर जो सरकार करना चाहती है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और पूरी मजबूती के साथ में सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक हमारा पार्टी मजबूती के साथ में प्रतिनिधित्व कर रही है। और हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा। सियासत इन दिनों अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ख़ास करके भारत की सियासत की खूब तारीफ भी की जा रही है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसके बारे में कई तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आज जिस तरीके से देश की माइनॉरिटी समाज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है कि माइनॉरिटी समाज अपने आप को थोड़ा सा सहमा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि विपक्ष बात इस कह रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अगर इस सारे पूरे इस माहौल को, खास करके जो सियासी माहौल है, इसका पूरा सेंटर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश इन दिनों पूरे देश का सिरमौर बना हुआ है। और वहाँ के जो खास करके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कहा जाता है कि वो मतलब हिंदू हृदय सम्राट हैं, पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। और इन्हीं सब चीज़ को लेकर के उनको मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि अब हिंदुत्व का एक दौर चल रहा है। हालांकि इसी हिंदुत्व के दौर में जब इस बार का चुनाव हुआ, जो अभी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सक रहा था, हालांकि इसी कल्पना में अगर हम बात करें तो लगभग 30 से ज़्यादा सीट जो है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीत करके ये दिखा दिया कि कम से कम आज का जो माहौल है, जिस तरीके से एक तरफा कहा जा रहा था, वो शायद काफ़ी नहीं है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़े हुए हैं जो कि संभल के सांसद हैं और वहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके थे, शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके पोते हैं ये ज़ियाउर रहमान साहब, ज़ियाउर रहमान बर्क। और आज ये सिवान आए हुए हैं किसी खास कार्यक्रम को लेकर के, किसी क्या, चूंकि मुशायरा का यहाँ प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में ये शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी मसरूफियत होने के बावजूद भी इन्होंने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर आपको सिवान आने के लिए। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सियासी हालात को समझना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है। क्या कुछ लग रहा है कि आज वहाँ पे माइनॉरिटी समाज, खास करके मुस्लिम समाज, अपने आप को सहमा हुआ लग रहा है, जो कि आप लोग वहाँ के सांसद हैं, प्रतिनिधि भी करते हैं, उसके बावजूद? देखिए, सियासत का मकसद ये नहीं कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, और जो इस मुल्क को आज़ाद कराया था तो वो इस नीति के तहत ये कराया था कि जो भी इस मुल्क के अंदर जो भी सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उनको उनके अपने हक़ मिल सके, और जो दबा हुआ तबका है उसको हम ऊपर ला करके एक लेवल में सब लोग को ले आएँ, जिससे कि इस देश की तरक्की और अच्छे तरह से हो सके। लेकिन आज हमें अफसोस है कि उत्तर प्रदेश, जो कि इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, और अल्लाह का करम है कि इस बार लोकसभा के आम चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो सीटें जीती हैं वो 40 से भी ज़्यादा हैं, 43 सीटें जीती हैं, और 37 सीटें सिर्फ अकेली समाजवादी पार्टी की हैं। जो इनकी नीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको लोगों ने ठुकराया है, और ये एक पैगाम दिया है कि जो एक आप आपस में खाई डालने का जो काम करते हो, अब वो राजनीति आपकी नहीं चलने वाली है। यकीनन ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को जो टारगेट करके काम किया जाता है,
और उसके साथ साथ यादव ओबीसी जो भी लोग हैं उनके साथ में जो ज़्यादती झूठे मुकदमों में फंसा करके उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारी हमेशा से यही मांग रही है समाजवादी पार्टी कि इस प्रदेश के अंदर जो है जो सरकार होनी चाहिए वो संविधान के तहत चलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई काम होता है तो सरकार उसको सज़ा देने का काम खुद करती है, जबकि हमारे लोकतंत्र के संविधान के ज़रिए अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो सज़ा देने का काम न्यायालय का, ना कि सरकार का। जो तानाशाही इस प्रदेश के अंदर जो सरकार करना चाहती है हम उसके ख़िलाफ़ हैं और पूरी मजबूती के साथ में सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक हमारा पार्टी मजबूती के साथ में प्रतिनिधित्व कर रही है और हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा से बने। अभी जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक क्रेज़ था योगी आदित्यनाथ को लेकर के, ये कहा जा रहा था कि युवा उनको अपना आइकॉन मान रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात की जाए, हमको लग रहा है कि सबसे कम उम्र में आप जो कि एमपी बने हैं, तो अगर युवाओं का रुझान देखा जाए तो क्या लग रहा है कि आपके तरफ बढ़ा हुआ था? जो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा था, ये थोड़ी सी मतलब कुछ जल्दबाजी थी क्या इसमें? गलतफहमी है, युवाओं का कोई रुझान नहीं है और अगर युवाओं का रुझान होता तो यकीनन युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका इस प्रदेश और देश के अंदर रहता है। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत सीटें बीजेपी को उनको मिलती, अगर लोग उनसे मुतासिर होते तो। लोग उनसे मुतासिर नहीं हैं, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी जो है उसके ख़िलाफ़ अब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक बार दो बार धोखा दे सकते हो, बार बार इस आवाम को धोखा नहीं दे सकते। लोग समझदार हैं, अब समझ रहे हैं कि उनकी नीति में, कहने में और करने में कितना बड़ा फ़र्क है। जो उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार बनाने के जिस तरह से टारगेट कर करके और जो ऐसी मानसिकता को दर्शाया है जिसे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिस एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करना जो कि मैं कहना भी नहीं चाहता, बहुत अफसोसजनक है कि आप मुख्यमंत्री हो तो पूरे प्रदेश के हो, किसी एक समाज के नहीं हो, और फिर उसमें जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो दिखा करके, तो फिर कैसे हम ये यकीन कर सकते हैं कि हमारे लोगों को आपकी सरकार रहते हुए इंसाफ मिल पाएगा या उनका हक मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने मांग भी की है हमेशा से कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ पर ध्यान दें कि जो इनकी नीति है और जो अपनी जो लोग, एक तो होता है कि जो अंदरूनी कर रहे हैं, इनके तो ज़ुबान पे भी इस टाइप के कई बार अल्फाज आ चुके हैं, तो यकीनन जो नुकसान पहुंचाने का काम है वो कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पे चल रहा है। अच्छा बर्क साहब, दो चीज़ हम समझना चाहेंगे। एक तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात बताई जा रही है, जैसे कि अभी बाबा सिद्दीक साहब की हत्या हुई, उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब की हत्या हुई, जैसे कि कहा जाता है। हालांकि मतलब मामला कुछ और था, लेकिन वही सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनको भी जो है कि जेल में ही जो है कि उनके समर्थकों द्वारा कहा जाता है कि उनको भी हत्या कर दी गई है। तो क्या लग रहा है कि एक पूरे जो एक बड़ा तबका था, जिस तरीके से जो लोग बोल पाते थे, सदन में अपनी आवाज़ उठाते थे, जो मतलब रहबरी करते थे इस पूरे कौम की, उन लोगों को धीरे धीरे रास्ते से हटाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा साजिश है क्या ये? इसमें कुछ लग रहा है आपको? मुस्लिम सियासत जो है ख़ास तौर से उसको दबाने के लिए, उसकी क़यादत को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत काम चल रहा है, और वो जिस तरह से भी अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे इस टाइप मुख्तार अंसारी साहब का मामला हो, शहाबुद्दीन साहब का हो, अतीक अहमद साहब का हो, या बाबा सिद्दीकी साहब का हो, जिस तरह से उनके साथ में इस देश में खुलेआम जो हादसात हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और फिर झूठे मुकदमों में फंसा करके, जैसे आज़म खान साहब को झूठे मुकदमे में फंसा दिया, उनको भी, या इसके अलावा और भी जो मुस्लिम क़यादत है, मैंने ही लोकसभा इलेक्शन के अंदर इस मामले को उठाया था, तो मेरे खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो मैं सोचना चाहता हूँ कि अफसोस है कि ऐसी सियासत करने से बचना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराया था, हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश, कभी हमारा मुल्क ऐसी जगह भी आके खड़ा हो जाएगा, इस दहलीज पे आकर के, जहाँ पर के टारगेट करके काम किया जाएगा। इसलिए आज उस मुल्क की तरक्की की बातें करना बीजेपी के लोगों को एक झूठा धोखा है, एक बहकावा है। जब तक मुल्क के सभी लोग पूरी तरह से एक खुशहाल नहीं हो जाते, तरक्की नहीं करेंगे, तब तक देश की तरक्की करना नामुमकिन। अच्छा, माहौल अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की गई थी। जैसे आपकी कैराना की बात है, कैराना में जिस तरीके से एक कम उम्र की लड़की
पूरे देखा जाए तो मतलब उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर एक तरह से एक मतलब करारा तमाचा ही कहा जाएगा कि उनकी जीतना जिस तरीके से इकरा हसन का, ये क्या दर्शाता है? और आपका जीतना, चूंकि आप भी कम उम्र के हैं, वो भी कम उम्र की थी, तो ये चीज़ें जीतना क्या दिखलाता था आपको? देखिए, टारगेट पूरा प्रयास मेरी लोकसभा क्षेत्र पे आपने शायद देखा होगा, उस टाइम पूरी पुलिस प्रशासन और शासन सरकार ने पूरी ताकत लगाई मुझे चुनाव हराने के लिए। चुनाव से पहले भी, वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद में भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि जो दादा मोहतरम बख्श साहब की जो खदमात थी और जो उनके साथ रह करके मैंने सीखा, और उनके जो हमदर्द सपोर्टर थे, उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से और सरकार से मेरे साथ मिल करके मुकाबला किया डट करके, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने बीजेपी की किसी भी दबाव को नहीं मान करके मुझे जिताने का काम इकरा हसन साहब का भी यही कुछ मामला रहा? उनको भी उनके यहाँ भी प्रयास यकीनन किए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बूथ लेकिन तक जाने नहीं दिया जाता महिलाओं को। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी प्रयास तो हर जगह उन्होंने कोशिश की बीजेपी ने कि किस तरह से हम, अब चुनाव का मकसद ये है कि निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं हो तो फिर चुनाव आयोग का मतलब ही क्या रहता है। एक दो सीट पर अगर कहीं हमें सुनने को आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बाई चांस या वो हो गया, इंटेंशनली नहीं था, हम समझते हैं। लेकिन अगर हर जगह इस टाइप की अगर घटनाएं होती हैं तो ये सोची समझी साजिश है, इंटेंशन उनकी ऐसी है कि जो उसको चुनाव को वो डंडे के बल पे जीतना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग जीत तो गए हैं लगभग 43 के आसपास, आपके सांसद भी हैं आपके गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के। क्या लग रहा है कि आप लोग खुल के काम कर पाएंगे अपने लोगों को, जिस तरीके से जो लोग तशद्दुद में घिरे हुए हैं, परेशान हाल हैं, क्या उनके आप लोग इंसाफ दिला पाएंगे क्या? यकीनन देखिए, इंसाफ दिलाने के लिए अगर सरकार होती है तो एक हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं हम उनको उनका हक और इंसाफ दिला करके रहेंगे। और सरकार जब विपक्ष में होता है तो उसमें फ़र्क होता है, लेकिन विपक्ष में हमें इस चीज़ की खुशी है कि हाँ, जो हम सदन के अंदर एक मजबूत विपक्ष है। पहले जो 2019 के अंदर जो कमज़ोर विपक्ष रहा था, आज वो चीज़ नहीं है। आज मजबूत विपक्ष है कि एक बड़ा नंबर है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, और हम सरकार से डट करके मुकाबला कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम जो हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी की है, जहाँ वो गलत करेंगे, कोई गलत बिल लाएंगे तो हम उनको सड़क से लेकर के वहाँ तक हम उनका विरोध करेंगे, प्रयास करेंगे। ये चीज़ अलग बात है। आज हमें अफसोस है ये कहते हुए कि आज एक तरह से अगर हम देखें, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक इमरजेंसी लगी हुई है जो अघोषित इमरजेंसी है। अच्छा, अगर जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की बात नहीं कर पाएंगे, धरने प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अगर कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे जनता के लिए, तो फिर विधायक और सांसद बनने से फ़ायदा क्या होता है? हमारी अगर जनता के ऊपर कोई परेशानी है तो हमारा मकसद बनता है मेमोरेंडम दें, धरना प्रदर्शन करें, जेल भरने की ज़रूरत पड़े तो उसका आंदोलन करें। लेकिन ये बीजेपी की साजिश है कि उनके खिलाफ अगर जनता के लिए आप खड़े भी होती हो तो झूठे मुकदमे दर्ज कराना, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चला करके उनकी सदस्यता को ख़त्म कराने का प्रयास रहता है, जो एक बहुत घटिया मानसिकता को दर्शाता है। अभी जनप्रतिनिधि को कमज़ोर करना, इसका मतलब जनता को कमज़ोर करना। अभी बहराइच का मामला था, बहराइच में जो दंगे सामने आए, हालांकि उसमें सब कुछ सामने आ गया कि जिस लड़का ने मुस्लिम घर के ऊपर जाकर के झंडा फहराया और उसके बाद उस पूरे बाउंड्री को तोड़ दिया। लेकिन अब मामला धीरे धीरे वायरल भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसमें उस लड़के की गलती तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो गोली की बात कही जा रही है कि मुस्लिम समाज ने उसको गोली मारा है, अब मामला वहाँ कुछ बिखर रहा है। इसको क्या आप लोग कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले अगर आप किसी के खिलाफ कोई कदम उठा करके उसको दोषी साबित नहीं कर सकते जब तक कि उसकी सही तरह से जांच पड़ताल नहीं हो, और बगैर आप किसी कह करके उसको अपराधी नहीं बना सकते। यकीनन उस वहाँ पे जो घटना हुई है उसकी जांच सही तरह से अगर अभी भी, और बहुत कुछ जांच होना वहाँ पर बाकी है। और जो वहाँ पर जिस तरह से आपने देखी होंगी वीडियो वगैरह आई हैं, दो एक लोगों ने इस चीज़ को कबूल भी करा है कि पुलिस ने उनका साथ दिया उस चीज़ को अंजाम देने में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर जिस जगह जो जनता की हिफाजत और कानून को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाने के लिए जिनकी कंधों पे जिम्मेदारी है, अगर वही बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, वही एक तरफा होकर कर अगर इस समाज को खिलाफ काम करेंगे, तो किस तरह से इस मुल्क, इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कायम रह सकती है। मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। वो गिरफ्तारी करी है और उन्होंने उनका, पुलिस ने उनका साथ दिया है, और उस प्रकार उन्होंने जो है, उनकी और भी लंबी साजिश थी इस काम को। वो तो खैर हो गई, अल्लाह ने करम कर दिया, मामला और ज़्यादा नहीं भड़का। लेकिन जो भी नुकसानात हुए हैं, जान की कीमत, जान की नुकसान हो या माल का नुकसान हो, ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा हाथ है,
और वो हाथ सिर्फ राजनीतिक है, और ऐसी राजनीति के लिए जो इस समय प्रदेश में और देश में करना है, इससे जनता वो भी वाकिफ़ है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को कहा जाता है। अभी एक बड़ी घटना हुई है, ओसामा और उनकी माँ यानी कि हिना साहब लोकसभा की प्रत्याशी रह चुकी हैं और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है। तो यानी कि देखा जाए तो उनका पूरा परिवार आज राजद को फिर से सदस्यता ग्रहण कर लिया है। तो इसमें क्या लग रहा है कि इसका उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में इसका असर कुछ पड़ेगा क्या? देखिए, गठबंधन का मजबूत होना जो है कि बूंद बूंद से कुआं भरता है, और गठबंधन जैसे भी मजबूत हो, रीजनल पार्टियां जहां पर हैं वो अपनी जगह मजबूत हों, अच्छी बात है। जो नेशनल पार्टी है वो अपनी जगह हो, और लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना गठबंधन मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आने वाले समय के अंदर हम तो ऐसी उम्मीद और तवक्को करते हैं कि हमें शायद इस देश की जनता को अपने हक़ और इंसाफ हासिल करने के लिए शायद 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि बीच में इस बीजेपी की सरकार हट करके इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा से बनने की हमें पूरी उम्मीद है और संभावना है। सीवान के लोगों को क्या कहेंगे, चूँकि सीवान आए हैं आप? ये है कि भाई यकीनन शहाबुद्दीन साहब का जैसा यहाँ पर रहा है, काम रहा शहाबुद्दीन साहब ने, क्या है खदमात की हैं, और अब उनकी फैमिली, उनका परिवार आगे बढ़ रहा है, तो उनके साथ मिलकर करके वापसी उन्होंने की है। बीजेपी के ख़िलाफ़ ही हैं यकीनन। तो मैं चाहूँगा कि सिवान के लोगों की जो उम्मीद है, वो जो तरक्की के लिए जो भी हैं उस चीज़ पे काम होना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ तक है कि बीजेपी अपना काफ़ी अपना काबिज़ तो रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब सरकार बदलेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पर उनका जो हक़ है सिवान के लोगों का, वो हक़ भी उन लोगों को मिल पाएगा। आज प्रोग्राम में आए हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के कितना उत्सुक हैं आप, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे लिए ये खुशी की बात है, मसर्रत की बात है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की, वहाँ पे मैं यूनियन में भी रहा, और आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो पौधा वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का लगाया हुआ था, वो पूरी दुनिया के अंदर उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और जगह जगह उनकी याद में ये प्रोग्राम कराते हैं। आज ये सेमिनार है सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर। यहाँ की जो एसोसिएशन है एमयू की, वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन, उन्होंने प्रोग्राम कराया है, जिसमें कन्वीनर डॉक्टर अमजद साहब है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मैं सभी लोगों को इस चीज़ की मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया है। और यकीनन ये मुझे उम्मीद है एक अच्छा प्रोग्राम भी होगा, सेमिनार भी होगा, और उसके साथ साथ एक मुशायरे, अच्छा मुशायरा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने खास करके उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार और पूरे देश के हालात को जो इन्होंने रखा, वाकई में काबिले मतलब देखा जाए तो गौर करने की है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सियासत अपनी जगह पे होती है, लेकिन जाहिर है कि अगर एक मतलब बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स अगर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, और अगर एक बड़े तबके को अगर इंसाफ नहीं दिला पाता है, तो शायद इसमें अफसोस की बात तो होती है। लेकिन फिर भी ये तो एक डेमोक्रेटिक लड़ाई है, और इस लड़ाई में आने वाले वक्त में क्या कुछ करवट लेता है, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।